बिना केबल, बिना मोबाइल टावर और तारों के जाल के बिना सीधे अंतरिक्ष से आपके घर तक सुपर फास्ट इंटरनेट, सीधे अंतरिक्ष से आपके फोन में सुपर फास्ट इंटरनेट। इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक यही जादू करती है। इसी के जरिए वो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने के लिए बेताब हैं। लेकिन भारत सरकार ने उनके आगे एक ऐसी सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी है जिसने मस्क को मुश्किल में डाल दिया है। क्या है पर्दे के पीछे का असली सस्पेंस, आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है निहारिका और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। क्या भारत के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट का पूरा गेम बदलने वाला है? इलॉन मस्क ने 21 अगस्त को एक सोशल पोस्ट किया। इसमें लिखा कि स्टारलिंक भारत के ग्रामीण और सबसे पिछड़े इलाकों में कनेक्टिविटी मजबूत करेगा। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। स्टारलिंक को जरूरी लाइसेंस मिले 1 साल हो चुका है, फिर भी इसकी फॉर्मल लॉन्चिंग रुकी हुई है। सबसे पहले समझिए कि अंतरिक्ष से इंटरनेट सर्विस आती कैसे है और इसकी ज़रूरत क्या है। आमतौर पर हमारे फ़ोन में इंटरनेट केबल और टावर्स के जरिए आता है, लेकिन भूकंप या बाढ़ जैसी आपदाओं में ये टावर और केबल टूट सकते हैं, कम्युनिकेशन ठप हो सकता है। सबसे पहले समझिए कि अंतरिक्ष से इंटरनेट सर्विस आती कैसे है और इसकी ज़रूरत क्या है। आमतौर पर हमारे फ़ोन में इंटरनेट केबल और टावर्स के जरिए आता है, लेकिन भूकंप या बाढ़ जैसी आपदाओं में ये टावर और केबल टूट सकते हैं, कम्युनिकेशन ठप हो सकता है। इसके अलावा दूर दराज के कम आबादी वाले इलाकों में टावर लगाना कंपनियों के लिए महंगा सौदा है। यही एंट्री होती है सेटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। इसमें अंतरिक्ष में तैरते सैटेलाइट्स के नेटवर्क से आपके डिवाइस तक इंटरनेट पहुंचता है। इस सैटकॉम मार्केट का दुनिया में बहुत क्रेज है। अनुमान है कि 2026 में इसका वैश्विक बाजार 3.9 लाख करोड़ रुपए से 4.3 लाख करोड़ रुपए का रहा है। भारत में भी सैटकॉम के लिए बहुत संभावना है। फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स के मुताबिक 2026 की बात करें तो भारत में ये मार्केट लगभग 36,000 करोड़ रुपए का है और हर साल 16% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है। भारत में इसकी सर्विस देने के लिए एक सरकारी लाइसेंस होता है, GMPCS माने ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट। ये लाइसेंस किसी कंपनी को अंतरिक्ष में तैनात उपग्रहों के जरिए सीधे लोगों के मोबाइल और डिवाइस तक वॉइस और हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस पहुंचाने की कानूनी मंजूरी देता है। मस्क की कंपनी है SpaceX, इसी की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है स्टारलिंक। इसके पास GMPCS का लाइसेंस है, लेकिन वो इकलौता नहीं है। भारतीय एयरटेल के सपोर्ट वाली यूटेलसैट वनवेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के पास भी अप्रूवल है। जेफ बेजोस की अमेजॉन लियो भी इस लाइसेंस की रेस में है। लेकिन अभी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का सबसे बड़ा खिलाड़ी है स्टारलिंक। उसके पास करीब 7,000 सैटेलाइट्स का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके जेनरेशन 1 कॉन्स्टेलेशन में 4,408 सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी से 540 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन या जेन 1 सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी फोन का पहला मॉडल कोई कंपनी या सरकारी एजेंसी सर्विस शुरू करने के लिए मैचिंग सैटेलाइट्स का जो पहला ग्रुप भेजती है, उसे कहते हैं जेन 1 सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। इसे आप स्पेस नेटवर्क का वर्जन 1.0 समझ सकते हैं। एक बड़े सैटेलाइट के बजाय सैकड़ों छोटे सैटेलाइट मिलकर पूरी पृथ्वी को कवर करते हैं। स्टारलिंक का नेटवर्क भारत के ऊपर करीब 600 Gbps यानी गीगाबाइट्स पर सेकंड की थ्रूपुट देने की क्षमता रखता है। थ्रूपुट माने डेटा ट्रांसफर करने की कुल रफ्तार। इससे बहुत कम फिजिकल इक्विपमेंट लगाकर बड़े इलाकों में मजबूत नेटवर्क मिलता है। हालांकि जमीनी ब्रॉडबैंड के मुकाबले इसमें लेटेंसी कभी कभी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। लेटेंसी मतलब डेटा के आने जाने में लगने वाला समय। जब आप इंटरनेट पर कोई कमांड देते हैं तो वो सिग्नल सैटेलाइट तक जाकर वापस आपके डिवाइस तक आने में कितने मिलीसेकंड का समय लेता है, इसी को लेटेंसी से समझा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि देरी कहाँ है? इलॉन मस्क और उनका स्टारलिंक काम क्यों नहीं शुरू कर पा रहा है? पिछले साल जुलाई में इसे इन स्पेस से आखिरी रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया था। इन स्पेस यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र भारत के अंतरिक्ष विभाग में स्वतंत्र नोडल एजेंसी है जो इस फील्ड में निजी खिलाड़ियों की भागीदारी को सुगम बनाती है। तो स्टारलिंक को अप्रूवल मिलने के बाद भी लॉन्चिंग में देर क्यों हो रही है? इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर सौम्यरेंद्र बरीक की रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक को DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से ऑपरेटर लाइसेंस पाने में ही
3 साल का वक्त लग गया था। अब आखिरी मंजूरी के बाद भी सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के कारण इसे हरी झंडी नहीं दिखाई है। ये चिंताएं कैसी हैं? दरअसल सरकार को फिक्र है कि विदेशी सैटकॉम ऑपरेटर्स भारतीय गेटवे को बाईपास कर सकते हैं। इससे सरकार का इस सर्विस पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इंडियन गेटवे जमीन पर बने वो स्टेशन हैं जो सैटेलाइट और भारत के टेलीकॉम नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं। इसलिए भारत का पूरा डेटा इन्हीं लोकल ग्राउंड फैसिलिटीज से प्रोसेस होना जरूरी है। इसी जोखिम को देखते हुए डीओटी ने मई 2025 में कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। इनमें मुख्य शर्तें कुछ बिंदुओं में समझ लीजिए। पहला, लोकल डेटा प्रोसेसिंग। भारत का पूरा डेटा देश में बने लोकल ग्राउंड स्टेशंस यानी गेटवेज से ही प्रोसेस होना जरूरी है ताकि विदेशी ऑपरेटर इसे बाईपास ना कर सकें। दूसरा, स्वदेशी सामान का इस्तेमाल। कंपनियों को ग्राउंड सेगमेंट में कम से कम 20% स्वदेशी सामान इस्तेमाल करने की एक चरणबद्ध योजना देनी होगी, व्यावसायिक कामकाज शुरू होने के 5 साल बाद। तीसरा, भारत के नेविगेशन सिस्टम नाविक का सपोर्ट। कंपनियों को 2029 तक अपने यूजर टर्मिनल्स में नाविक का सपोर्ट देने का एक टाइमलाइन प्लान देना होगा। नाविक भारत का अपना क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है। इसे इसरो ने अमेरिकी जीपीएस की तर्ज पर बनाया है। चौथा, डेटा सिक्योरिटी। कंपनियों को रियल टाइम मॉनिटरिंग देनी होगी ताकि भारत का कोई भी डेटा देश के बाहर के गेटवे से रूट ना हो। कंपनियों को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो भारत का टेलीकॉम डेटा देश के बाहर कॉपी या डिक्रिप्ट नहीं करेंगे। उनके डेटा सेंटर्स और डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस रेजोल्यूशन भारत की सीमा के अंदर ही होने चाहिए। इसके अलावा युद्ध की स्थिति में किसी भी यूजर ग्रुप या खास इलाके की सर्विस को ब्लॉक करने का मैकेनिज्म भी बनाना होगा। वॉइस और डेटा सर्विसेज के लिए अलग से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी। इन सभी सख्त नियमों और सुरक्षा चिंताओं के कारण स्टारलिंक का भारत में इंतजार लंबा होता जा रहा है। क्या मस्क भारत की इन शर्तों को पूरी तरह मानेंगे या बात नहीं बन पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।